नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले जो भी हमारे क्लासेस हुई हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। और आज जो हमारा होगा वो विद्युत ऊर्जा से होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत ऊर्जा में पहले हम देखेंगे तापीय से, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें कोटा, दूसरा नामरूप, तीसरा ओबरा और चौथा है पारीछा, ठीक है, पारीछा। तो इसमें सही कूट क्या है उसको हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें पहले हमारा हो जाएगा नामरूप मतलब दूसरा, फिर उसके बाद क्या होगा ओबरा, क्या होगा? दूसरा हमारा ओबरा हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा परीक्षा, परीक्षा हो जाएगा चौथा यानी, और उसके बाद पहला कोटा, ठीक है। तो 2341 कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है, ठीक है। कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी। चलिए, तो नामरूप जो हमारा है ये असम में पड़ता है, और ओबरा जो हमारा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, परीक्षा जो हमारा झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोटा हमारा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है नाभिकीय, ऑप्शन डी है गैर पारंपरिक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है तापीय। कौन सा भैया? तापीय, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं और इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। भारत तापीय स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। नेशनल पावर पोर्टल पर 30 नवंबर 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता 5,09,743.10 मेगावाट थी, ठीक है। इसमें जीवाश्म ईंधन ईंधन जो है जिसमें कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल आदि शामिल है, ठीक है। कोयले का हिस्सा इसमें जो है 43.08% है। इसके अतिरिक्त जो है जल विद्युत का हिस्सा लगभग 10% तथा परमाणु विद्युत का हिस्सा लगभग 1.7 है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जल विद्युत। इसे देखेंगे, जल विद्युत को देखेंगे, ठीक है। भारत सरकार की कुल विद्युत उत्पादन का जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी है 20%। तो या 22% या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ई हमारा सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल 2016-17 में जल विद्युत का कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.6% था। नेशनल पावर पोर्टल पर उपलब्ध 30 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता 5,09,743.10 मेगावाट है। इसमें जल विद्युत का योगदान 50,414.66 मेगावाट अर्थात 9.89% तथा लघु विद्युत का योगदान 5,158.61 मेगावाट अर्थात 1.01% है, ठीक है भैया। चलिए अब ऊर्जा देखेंगे, ऊर्जा में विविध देखेंगे, ठीक है। क्या विविध? चलिए देखते हैं। भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ? ऑप्शन ए 12, 14, 10, 7 या इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है 10%। कितना भैया? 10%, ठीक है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा 25 मेगावाट से अधिक की बृहद जल विद्युत को हटाकर का हिस्सा वर्ष 2014-15 में के 6% से बढ़कर 2018-19 में लगभग 10% तक हो गया था। नेशनल पावर पोर्टल पर 30 नवंबर 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत सहित का हिस्सा 49.8%, जल विद्युत का हिस्सा लगभग 10.0% है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाता है, गत शतक में ऊर्जा में उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व की प्रति व्यक्ति
ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। और एक ऑप्शन ई भी बना लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। कौन है भैया? इनमें से कोई। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न काल में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% है। कितना है? 1% से अधिक है। ठीक है, अतः कथन गलत है। वर्तमान के संदर्भ में 2012-13 में 2023-24 में तक ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम नहीं है, अतः वर्तमान संदर्भ में कथन ए बी सही नहीं है, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी कितना? 300 किलोग्राम तेल के बराबर, 360 किलोग्राम तेल के बराबर, 443 किलोग्राम तेल के बराबर, 443 किलोग्राम तेल के बराबर। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, 443 किलोग्राम तेल के बराबर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 2023-24 में बढ़कर 1395 किलोवाट हो गई है, जो विद्युत 2013-14 में 957 किलोवाट से 45.8% वृद्धि को दर्शाती है। इंडियन एनर्जी सिनेरियो 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति अंतिम ऊर्जा खपत 0.43 टन तेल के समतुल्य है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय गुणवत्ता की निम्नलिखित कारणों का विचार करें। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। इसमें पहला कथन है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। ठीक है, दूसरा कथन है, प्रसारण एवं वितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी होती है। चौथा, इसमें राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही है, पहला तीसरा चौथा सही है और दूसरा तीसरा चौथा सही है। इसमें से भैया सब सही है। क्या है? सब सही है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या काफी बड़ी दी गई है, काफी अच्छी दी गई है। ठीक है, चलिए हम इसे अच्छे तरीके से देखते भी हैं। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचारण वितरण हानियां आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आर्थिक सहायता का भार बढ़ जाता है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचारण व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक हैं। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। ठीक है, चलिए इसके आगे इसके क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ऑप्शन ए तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान जो है वो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पर है। किस पर है? राजस्थान शीर्ष पर। राजस्थान में संभावित क्षमता जो है 26,489.65 मेगावाट है। कर्नाटक में जो हो जाता है इसके बाद 8,986.94 मेगावाट। आंध्र प्रदेश में हो जाता है 4,730.27 मेगावाट। तेलंगाना जो हो जाता है 4,842.10 मेगावाट हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो चंद्रमा, समुद्र, सूर्य और हवा। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है। अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के केंद्र में ऊर्जा की मुक्ति उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसमें से ऑप्शन हो जाता है सौर ऊर्जा, जौरीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भू उष्मीय ऊर्जा। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है सौर ऊर्जा। कौन सा भैया? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, बाकी जितने थे सब सौर सीमित ऊर्जा थे। ठीक है, कैगा, कैगा क्या है? कैगा जो है मंगलुरु के निकट है। यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है। महाराष्ट्र में है तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है। कोंकण तट पर है और मनोहरी दृश्यों के लिए जाना जाता है। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, मंगलोर के निकट न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य में और राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित नाभिकीय संयंत्र है, विद्युत संयंत्र। ठीक है, वर्ष 2000 से क्रियाशील है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ? 1856, 1914, 1936, 1956। तो एक ऑप्शन और बना लीजिएगा कि 1955। क्या है? 1955। तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाता है कि 1955। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। 1955 में ONGC की स्थापना तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय द्वारा स्थापित की गई थी। अगस्त 1956 में इसका नाम बदलकर तेल प्राकृतिक गैस कर दिया गया। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका नाम कब बदला गया? तो अगस्त में बदला गया। और बदल कर क्या रखा गया? पहले क्या था? तेल प्राकृतिक गैस निर्देशालय। ठीक है, अब क्या हो गया? मतलब 1956 से तो हो गया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग हो गया। ठीक है, भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन में व्यापक और व्यवस्थित रूप देने में ONGC की भूमिका रही। फरवरी 1994 में ONGC की कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सीमित कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1997 में इसे नवरत्न तथा वर्ष 2010 में इसे महारत्न दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, क्या किया गया? महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। चलिए इसके आगे हम देखेंगे उद्योग। अब हम क्या देखेंगे? उद्योग। उद्योग में क्या? लौह एवं इस्पात उद्योग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? लौह एवं इस्पात उद्योग। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अव्यवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है?
चलिए तो देखते हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ नामों भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। इसमें भैया ऑप्शन बी ही सही हो जाता, तो क्या ही पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। बल्कि गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति एवं विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। ठीक है, किसको किसको संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ये हमारा हो जाता है टाटा नगर। किसके? टाटा नगर के नजदीक स्थित है। ठीक है, चलिए इसको जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर यानी जो जमशेदपुर में है स्थित इस संयंत्र की स्थापना 1907 में की गई थी। अब इसे टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से जाना जाता था? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड। अब किस नाम से? टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिसे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? 1875, 1907, 1857। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है 1907 में। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। तो ये हमारा लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो भैया झारखंड से होती है। ठीक है, सिंहभूमि जिले से। किसमें से होती है? नोआ मुंडे। सिंहभूमि से तो होती है, लेकिन नोआ मुंडी से होती है। क्या होती है? नोआ मुंडे से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, और ओडिशा के मयूरभंज जिले से गुरमहिसानी खान से होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है भैया? तो ये हमारी हो जाती है भद्रा नदी पर। कहाँ हो जाती है? भद्रा नदी पर हो जाती है। कहाँ हो जाती है? भद्रा नदी पर। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। ये भद्रावती कहाँ जाती है? भद्रा नदी पर। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। इंद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में इंदिरावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बूदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बूदन पहाड़ी जो है, पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विविध। देखेंगे विविध को। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा? सही है। ठीक है, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। भारत दुनिया का सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चा माल होगा यहाँ भैया, कच्चा माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। ठीक है, तो कौन सा सही है पूछा है? क्या है? कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। पहला ही सिर्फ सही है। ठीक है,
चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है सीमेंट अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल विशेषकर चूना पत्थर के स्रोतों को निकट स्थित है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ चुनिंदा राज्यों में केंद्रित है। अब भारत अब भी चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बना हुआ है। अतः दिए गए विकल्पों में खाली एक सही है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई में, सलेम में, या उनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाता है वो हो जाता है भैया ऑप्शन डी, सलेम में। कहाँ पाया जाता है? ओहो, हाईलाइटर तो हुआ ही नहीं। हाँ, कहाँ पाया जाता है? सलेम, सलेम में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश का स्थान आ जाता है। सबसे पहले कौन? तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। जिसमें से ऑप्शन बी हमारा सही जाता है, महाराष्ट्र में मिले। कहाँ मिले? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए देखिए, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जूट एवं रुई उद्योग। कौन सा भैया? जूट एवं रुई उद्योग। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग में क्षति हुई, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें मुंबई, अहमदाबाद में थी, जबकि कपास उत्पादक लगभग 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, ओहो, चलिए देखते हैं इसके आगे। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लोहा में, इस्पात, कपड़ा उद्योग या शक्कर? तो इसमें से कपड़ा उद्योग में किसमें कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में। ठीक है, इसके आगे है। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना तथा सुदृढ़ रूप से स्थापित उद्योग है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार यह उद्योग देश में लगभग 4.5 करोड़ यानी 45 मिलियन लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 करोड़ यानी 100 मिलियन लोगों की आजीविका का स्रोत है। 10 करोड़ यानी 100 मिलियन। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन बहुस्तरीय उद्योग है, तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कपास। कपास है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर आधारित है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहद उद्योग है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार इस क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.5 यानी 45 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। अप्रत्यक्ष तौर पर यह क्षेत्र लगभग 10 करोड़ यानी 100 बिलियन लोगों की आजीविका स्रोत है। ठीक है, इसके आगे कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आश्रित हैं? वे कौन है भैया? तो वे हैं हमारे खास, एक मिनट, कौन है भैया? तो ये है हमारे भार हाश्र मूलक। कौन है भैया? भार हाश्र मूलक। ठीक है, चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या। कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास ऊन आदि भार हाश्र मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वो हमारा हो जाता है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा हो जाता है। ठीक है, भीलवाड़ा कहाँ है? तो राजस्थान का राज्य है। कहाँ का राज्य है? राजस्थान का। ठीक है, चलिए मुरी जाना जाता है, तो मुरी जाना जाता है भैया
एल्युमिनियम प्लांट हेतु, किसके लिए? एल्युमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है, ठीक है, किसके लिए? एल्युमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए, मोरी जो झारखंड में हिडाल्को एवं एल्यूमिना शोधन संयंत्र स्थापित किया गया। यहाँ प्रमुख उद्योग एल्युमिनियम उद्योग है, ठीक है। ये कौन सा उद्योग मुरी में स्थापित है? तो है एल्युमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग? एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो वो लगाया गया भैया बिहार में। कहाँ लगाया गया था? बिहार में। बिहार में, वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। पहले तो लगाया गया बिहार, बिहार में, और ये वर्तमान में है, ठीक है। ये जो हमारा ये वर्तमान में है, और ये जब प्रथम लगाया गया था तो बिहार में लगाया गया था। कहाँ? बिहार में, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार, वर्तमान में झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद नांगल पंजाब में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गय था। यदि दिए गए विकल्प में प्रथम उर्वरक संयंत्र का चुनाव करना हो तो सही विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो सतना, दुर्गापुर, नेपा नगर, कानपुर। तो इसमें से हो जाएगा नेपा नगर। कौन सा भैया? नेपा नगर, ठीक है। चलिए, इसके आगे देखते हैं नेपा नगर। नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है भैया? तो यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध है। क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। आधारभूत उद्योगों में लौह इस्पात के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है। राज्य में चूना पत्थर के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी के द्वारा वर्ष 1965 में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? चलिए, इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों के उद्योग मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर देना है, ठीक है। क्या देना है? सही उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। तो बेंगलुरु हमारा जो हो जाएगा वो वायुयान के लिए हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो कोरबा हो जाएगा वो एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा। जमशेदपुर हो जाएगा लोहा इस्पात, और मलाजखंड तांबा के लिए। हमारा 3, 4, 1 है, 2 है। ऑप्शन डी है, सही हो जाएगा भैया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके आगे देखते हैं। भारत में हो अब ठीक है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, या वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र में अग्रणी चीनी उत्पादक में से उभरा है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए, इसके आगे देखते हैं। चीनी उद्योग का एक है भारहास्त्र उद्योग का उदाहरण है। 2024-25 आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र, कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो ये है भैया सब के सब, मतलब कोयला भी है, विद्युत भी है, और पेट्रोलियम भी है, ठीक है। तो सबके सब हो जाते हैं, ठीक है भैया। चलिए, उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस परिशोधन उत्पादक, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, विद्युत के मुख्य उद्योग कहे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे परिवहन से, किसे देखेंगे? अब हम परिवहन से देखेंगे। परिवहन में सड़क परिवहन पहले देखेंगे, ठीक है। चलिए, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान हमारा सही हो जाता है। 31 अक्टूबर 2024
2024 भारत माला परियोजना के अंतर्गत सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई राजस्थान 2241 किलोमीटर में थी, जो कि उत्तर प्रदेश का 1854 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 1837 किलोमीटर दोनों से अधिक है। अक्टूबर 2025 तक भारतमाला परियोजना के तहत 21,351 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इस वर्ष परियोजना के तहत निर्मित सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। भारतमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो दूरसंचार, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भैया, एक एक वर्ड ऐसे होते हैं ना जो निकलते ही नहीं मुंह से, उनको निकालने की कोशिश करो लेकिन निकलेंगे ही नहीं आपके। तो ऐसे ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतमाला परियोजना भारत के सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को अक्टूबर 2017 में मंजूरी प्रदान की थी। इसकी अनुमति अवधि 5 वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक है। भारत परियोजना के द्वितीय चरण की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। ठीक है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो वो हमारी हो जाती है भैया 64 और 40,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 14,06,195 किलोमीटर है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये हमारा भैया राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना। चलिए देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से 2 चरण स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो वो हमारे हो जाते हैं भैया सिलचर और पोरबंदर। अभी ऊपर हम लोगों ने व्याख्या में देखा है। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने ऊपर इसकी व्याख्या को देखा है और हम देखेंगे भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, सड़क ग्रामीण सड़क मार्ग। तो वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है भैया, तो आज जो हमारा है यहाँ इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे कल से हमारा क्या होगा? तो वर्ल्ड जियोग्राफी होगा। क्या होगा? वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।